नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि आज भारत और बांग्लादेश के लिए अहम दिन है, खास दिन है। बता दें आपको कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आज भारत और बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का आज उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। पीएम मोदी शेख हसीना तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और शाम 5 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है कि शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। तो दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है। तो आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम। कुल 377 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है और आज भारत और बांग्लादेश के बीच ये अहम करार होने जा रहा है। भारत बांग्लादेश मित्र तेल पाइपलाइन का उद्घाटन आज करने वाले। पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन आज होने जा रहा है। तो आज भारत और बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन। पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का आज उद्घाटन होगा। पीएम मोदी शेख हसीना जो है वो तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है। कुल 377 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन करके तैयार हुआ है। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम समझा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा। तो दरअसल अब आपको आइए समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन जो है वो आज होने जा रहा है। अब इसमें क्या क्या खासियत है, कब होगा, कैसे होगा, कितनी लागत आई है, सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने जा रहे हैं। पाइपलाइन को लगभग 3.46 अरब रुपये में बना करके इसको तैयार किया गया है। जो लागत लगी है वो पूरी सब 3 अरब 40 करोड़ रुपये में इसको तैयार किया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं आगे जो अहम जानकारी है इस पूरी पाइपलाइन को लेकर, वो ये कि 130 किलोमीटर लंबे IBFB के जरिए भारत बांग्लादेश को डीजल का निर्यात जो है वो करेगा। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का आज उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। 130 किलोमीटर लंबे IBFB के जरिए भारत बांग्लादेश को इसका डीजल का निर्यात करेगा और भारत से पाइपलाइन के जरिए डीजल आयात करने के लिए 2017 में एक दीर्घ अवधि समझौता जो था वो हुआ था। तो 2017 में समझौता हुआ था और मार्च 2020 की बात करें तो 2020 में शुरू हुई द्विपक्षीय परियोजना को 1 जून 2022 तक पूरा होना था। तो जो टारगेट था वो 1 जून 2022 तक का था कि पूरा होना है। और दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है। तो दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है और बता दें आपको कि पाइपलाइन को लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो ये जो पूरी पाइपलाइन को लगाने का काम है, इसकी जो लागत है, ये जो प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ है वो लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत की बात करें तो कुल कीमत में 285 करोड़ रुपए जो है वो आए हैं। बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में कुल कीमत में 285 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल को भेजा जा सकता है। तो ये जो पाइपलाइन है ये कितनी सक्षम है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो आपको हम समझा रहे हैं। शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल जो है वो भेजा जाएगा। तो शुरुआत के दिनों में इससे महज जो है वो बांग्लादेश के 7 जिले ऐसे होंगे जहां पर हाई स्पीड डीजल जो है वो भेजा जाएगा। तो आपको भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन जो आज हो रहा है, इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी थी, वो आपके साथ ग्राफिक्स के जरिए हमने यहाँ पर साझा की। तो आज बांग्लादेश भारत मित्र तेल पाइपलाइन का उद्घाटन जो है वो करने जा रहा है। आज का दिन भारत और बांग्लादेश के लिए समझौतों के हिसाब से भी और साथ ही साथ आपसी रिश्ते आगे भविष्य में भी कैसे बेहतर होंगे उनकी भी एक मिसाल आज कायम करेगा। शाम 5 बजे बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। तो हाई स्पीड डीजल जो है वो भेजा जाएगा। दोनों देशों के बीच हाई स्पीड डीजल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सकेगा। इसके अलावा जो अहम जानकारी है आइए वो भी हम आपको समझा दें। दरअसल आपको बता दें कि जो हाई स्पीड डीजल है वो भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा? पाइपलाइन में हाई स्पीड डीजल यानी HSD के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA के परिवहन की क्षमता जो है वो रखता है। तो इसकी कितनी क्षमता है ये आपको हम समझा रहे हैं। हाई स्पीड डीजल HSD के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष आपको बता दें कि परिवहन की क्षमता जो है वो रखता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी समझाया। लेकिन इस बीच एक अहम चीज और आपको हम समझा दें कि बांग्लादेश के 7 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति जो है वो की जा सकेगी।
तो अब आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे हाई स्पीड डीजल जो है वो भेजा जाएगा, कितनी क्षमता है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2010 में घोषित किया गया था, 2010 में इसका ऐलान जो था वो क्या था। और बता दें आपको कि इस पाइपलाइन को, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, इस पूरे ही प्रोजेक्ट को साल 2010 में घोषित किया गया था। और साथ ही साथ एक चीज और आपको हम बताते चलें कि ये जो पाइपलाइन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो बहुत महत्व रखती है और बहुत खास हो जाती है दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने में भी हर इस पाइपलाइन को। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 देशों के कृषि मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। बायर सेलर मीट का भी पीएम मोदी जो है उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन में 100 से अधिक देशों की भागीदारी की संभावना है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। यूएनओ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। और अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि एसआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है, जिनमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़े इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर वो जिले हैं जहां पर सुबह से लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। एसआईए की टीम है जो लगातार कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें अनंतनाग जिला है, कुलगाम जिला है, शोपियां जिला है, श्रीनगर जिला है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। तो एसआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। और इधर एक और अहम खबर आपको बता दें कि पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मित्री गांव इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन ये चल रहा है। तो मित्री गांव इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और लिहाजा उन आतंकियों को ढूंढने की वजह से पूरे इलाके में सुरक्षा बल जो है वो फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन है। पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, लेकिन उसके बाद लगातार सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी एक इलाका मित्री गांव ऐसा है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक होने जा रही है। H3N2 वायरस के बढ़ते खतरे पर चर्चा होगी और सुबह 11:30 बजे ये अहम बैठक होगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि H3N2 वायरस जो है वो लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है। कई मामले सामने आ चुके हैं, लिहाजा अब इस वायरस के खतरे को बढ़ता देखकर अब इस पर चर्चा होगी। बैठक बुलाई गई है दिल्ली में डीडीएमए की और लगातार आपको बता दें कि सरकार जो है वो नजर बनाए हुए है। सुबह 11:30 बजे दिल्ली में डीडीएमए की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और H3N2 वायरस के बढ़ते खतरे पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार आपको एहतियाती कदम बता रहे हैं कि आप लोग जो है जो जरूरी दिशा निर्देश है उनका पालन कीजिए। और अभी परसों केंद्र सरकार ने भी 7 राज्यों में पत्र जो था बाकायदा लिख करके भेजा था, जहां पर मामले सामने आए थे। उसके बाद में एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी, मशवरा दिया गया था। मास्क के इस्तेमाल की बात एक बार फिर से सामने आ रही है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि घरों से कम बाहर निकलें। और एक और अहम खबर संभल से आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने के मामले से जुड़ी ये अहम खबर आ रही है सामने, जहां पर कोल्ड स्टोरेज हादसे के जिम्मेदार जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर, कोल्ड स्टोरेज के मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल इस कोल्ड स्टोरेज के मालिक थे, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज है। ओवरलोड, आलू भंडारण जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो दरअसल इस कोल्ड स्टोरेज की छत जो थी वो गिर गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की, कई मजदूरों की जान चली गई थी और ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जो मलबे के अंदर दब गए थे, उनको बाहर निकाला गया था कड़ी मशक्कत के बाद। और अब का खबर यह है कि ओवरलोड, आलू भंडारण जैसे कई गंभीर आरोप जो है वो संभल कोल्ड स्टोरेज मालिक के ऊपर लगे हैं और दरअसल छत गिर गई थी इस कोल्ड स्टोरेज की, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी थी। कोल्ड स्टोरेज हादसे के जिम्मेदार फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जो मालिक थे उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कोलकाता की। आज कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। 2 दिन तक दरअसल सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो चलेगी। बैठक में शामिल होने कोलकाता फिलहाल अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। पार्टी नेताओं संग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ अब कहा यह जा रहा है कि 2024 की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव इस बीच ये कहते हुए नजर आए कि हम हर कीमत पर संविधान बचाएंगे। बीजेपी में शामिल होने वालों पर ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता है, ये भी तंज करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तो अखिलेश यादव फिलहाल कोलकाता में मौजूद हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद हैं और इस दौरान आपको बता दें कि ममता बनर्जी से खास मुलाकात उन्होंने की। और देखिए तस्वीर उस वक्त की एक निकल करके सामने आई है जिसमें आप देखिए ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और शिवपाल यादव आपको नजर आएंगे, अखिलेश यादव आपको नजर आएंगे, उसके साथ और भी समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल अब आगे 2024 में कैसे सपा और कैसे ममता बनर्जी की टीएमसी मिलकर के आगे काम करती है। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये अहम बैठक है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि सपा की मिशन 2024 की शुरुआत जो है वो ममता अखिलेश की आज बैठक जो है वो होने जा रही है। सपा की मिशन 2024 की शुरुआत है ये, ममता अखिलेश की आज ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैठक होने जा रही है इसके पीछे का मकसद ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो बनाएंगे ममता और अखिलेश। तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। तो अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में वो कोलकाता जो है वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति वो बनाएंगे। विपक्षी एकजुटता का भी हल जो है वो निकल सकता है कि कैसे पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के 2024 में बीजेपी के खिलाफ आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सपा बीजेपी को घेरने की रणनीति भी बनाएगी ममता बनर्जी के साथ मिलकर कि आखिर कैसे हम बीजेपी पर जो है अपनी बात हम ऊपर रख सकते हैं या फिर बीजेपी को 2024 में हम हरा सकते हैं। दोनों ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टी बीजेपी के तो खिलाफ है लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं। 2024 में बीजेपी को हटाने पर मंथन जो है इस दौरान होगा। जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो बीजेपी को 2024 में कैसे मात दी जाए, कैसे हराया जाए, इसको लेकर के बातचीत होगी। वरिष्ठ नेता पार्टी की दिशा जो है वो तय करेंगे। तो कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। कोरोना संक्रमण की चैन पर काबू पाने को लेकर देश भर में मॉडल बने भीलवाड़ा जिले में फिर से कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ने लगा है। महात्मा गांधी अस्पताल के उप नर्सिंग अधिकारी महेंद्र सिंह की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। नर्सिंग अधिकारी की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में शोक की लहर है। और वहीं भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला कलेक्टर आशीष मोदी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ, चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों ने महेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के कारण भीलवाड़ा रोल मॉडल चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की बदौलत ही बना है। साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की भी सलाह दी। वहीं महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने महेंद्र सिंह के निधन पर भी दुख जताया। तो कोरोना से नर्सिंग अधिकारी की मौत का मामला जो है वो सामने आया है। लगातार मामले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सदन में राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा कर दी है। और गहलोत के ऐलान के बाद राजस्थान में अब जिले 33 से बढ़कर 50 हो जाएंगे जबकि संभाग की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी जिस पर सीएम ने मुहर लगा दी है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कुछ नए जिलों के गठन की मांग की गई थी और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और अंतिम रिपोर्ट मिल गई। सीएम ने कहा कि वो अब राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करते हैं। चुनावी साल में गहलोत का बड़ा ऐलान जो है वो ये सामने आया कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग का ऐलान किया गया है। राजस्थान में अब जिले 33 से बढ़कर
50 हो जाएंगे और संभाग की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। आजादी के बाद पहली बार एक साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा। आजादी के समय राजस्थान में 26 जिले थे और अब ये बढ़कर 33 हो। नए जिलों की घोषणा करना पार्टियां खतरा मानती हैं और चुनावी साल में कांग्रेस ने ये रिस्क लिया है। अशोक गहलोत ने समीकरण बनाए हैं। कांग्रेस इसे गहलोत है तो मुमकिन है की तरह पेश करेगी और गहलोत ने राजनीतिक समर्थकों के साथ विरोधियों को भी साधा है। पार्टी जहां कमजोर है वहां भी नए जिलों की घोषणा। गहलोत सरकार में जिला बना है। चुनाव में कांग्रेस बनाएगी। गहलोत ने जननायक की अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है और नए जिलों को लेकर बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान है। चुनावी साल में जिले बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव में कांग्रेस इसका क्रेडिट लेगी। जिले बनने से फायदे ज्यादा और नुकसान कम होंगे। तो राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ी है, वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर तो 19 नए जिले अब बन गए हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। राजस्थान में अब जिले 33 से बढ़कर 50 हो जाएंगे। तो बड़ी खबर है, ये अहम खबर है। 33 जिले थे पहले, अब वो बढ़कर 50 हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि संभाग की संख्या जो है उसे भी बढ़ाया गया है। संभाग की संख्या पहले 7 थी और अब 7 से बढ़कर ये 10 हो जाएगी। इसके अलावा आगे अहम जानकारी आपको हम दें कि आजादी के बाद पहली बार एक साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद जब एक साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। आजादी के समय राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 26 जिले थे और अब ये संख्या जो है वो बढ़कर 33 हो गई है। तो आजादी के समय राजस्थान में 26 जिले थे, अब 33 है। नए जिलों की घोषणा करना पार्टियां जो है वो अक्सर खतरा मानती हैं क्योंकि उसके फायदे नुकसान दोनों चीजें होती हैं। लेकिन आपको बता दें क्योंकि चुनावी साल है और लिहाजा चुनावी साल में कांग्रेस ने ये रिस्क लिया है और अब देखना होगा कि ये रिस्क कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है या फिर कांग्रेस को आने वाले समय में चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अशोक गहलोत की हम बात करें तो अशोक गहलोत ने पूरी समीकरण बनाए हैं और अशोक गहलोत के बनाए इस समीकरण पर कांग्रेस के आला कमान को भी भरोसा है और भरोसे की ही बात है कि कांग्रेस इसे गहलोत है तो मुमकिन है की तरह पेश करती हुई नजर आएगी। क्योंकि गहलोत ने यह फैसला लिया है तो गहलोत के किसी भी काम को कांग्रेस कहती है कि गहलोत है तो मुमकिन है। और गहलोत ने राजनीतिक समर्थकों के साथ विरोधियों को भी इस दौरान साधा है क्योंकि लगातार विरोध भी राजस्थान में हो रहा है सरकार का। लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता को कैसे खुश किया जाए। अब सवाल यह है कि पार्टी जहां कमजोर है वहां भी नए जिलों की घोषणा जो है वो की गई है। ऐसे में लोक लुभावन इसे घोषणा कहा जा रहा है, लोगों को अपने पक्ष में करने की तरफ के ये कदम उठाया हुआ कहा जा रहा है। तो गहलोत सरकार में जिला बना। चुनाव में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और गहलोत ने आपको बताने की अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है। नए जिलों को लेकर बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। चुनावी साल में जिले बनने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता के रूप में जाना जाएगा। और जिस तरह के फैसले उन्होंने किए, राजस्थान में सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट तक नए राजस्व गांव बनाने हो, उप तहसील बनानी हो, तहसील बनानी हो, एसडीओ कार्यालय खोलने हो, एडीएम कार्यालय खोलने हो, कोई न्यायिक कोर्ट खोलने हो, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने हो, मेडिकल कॉलेज 33 के 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना, सब जगह नर्सिंग कॉलेज खोलना, करीब 250 के करीब कॉलेज खोल देना, उसमें भी लगभग 100 के करीब महिला कॉलेज खोल देना। मैं समझता हूँ भूतों न भविष्य थे। और ये जो निर्णय आज उन्होंने किया है इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री राम की नगरी अयोध्या दौरे पर रहे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामचरितमानस पाठ का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि कोई हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जनता देख रही है और ऐसे लोगों को चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं एक वाकया आपको याद दिलाता हूँ। श्रद्धेय अटल जी इंडोनेशिया दौरे पर गए थे। अटल जी ने इंडोनेशिया में देखा कि बड़ी संख्या में रामलीला गली गली हो रही है। तो वहाँ उन्होंने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि आप लोग तो मुस्लिम हो, इस प्रकार की रामलीला का मंचन कैसे करते हो।
तो इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि हमने अपना धर्म परिवर्तित किया है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, उनकी संस्कृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो मापदंड स्थापित किए उस पर यह संसार चल रहा है, हम सबको उसका अनुकरण करना है। और वहीं राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से फिसली है। कहना वो कुछ चाह रहे थे और कह कुछ और डाला, जिसके बाद कांग्रेस के विरोधी राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल पर तंज कसा और तंज कसते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जिस ढंग से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों की वजह से ही रसातल में जा रहे हैं। कल उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं। जब किसी व्यक्ति को अपने पर, ये सांसद होने पर दुर्भाग्य है, तो किस प्रकार उनकी विचारधारा होगी, कैसे उनके कार्य होंगे, किस ढंग से वो देश को चलाएंगे, किस ढंग से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पार्टी को रसातल में ले जा रहे हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, प्रदेश और देश की जनता को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन देश के बारे में यदि कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे देश को क्षति पहुंचेगी, भारत माता को क्षति पहुंचेगी, तो हम भारत के नागरिक होने के नाते इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर देगी। और केरल के कोच्चि से एक बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर और इंटरैक्टिव सत्र में शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे इस दौरान और आंतरिक एथलीटों को गोल्डन बूट्स भी वो भेंट करेंगे। तो केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पर अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं और इंटरैक्टिव सत्र में शामिल होने के लिए अनुराग ठाकुर दरअसल यहां पर आए हैं। बता दें आपको कि टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे अनुराग ठाकुर और इसी दौरान जो आंतरिक एथलीट हैं उन एथलीटों को गोल्डन बूट्स भी भेंट करते हुए नजर आएंगे। तो केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर और यहाँ पर उनके आगे कई कार्यक्रम हैं, क्योंकि टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन भी होना है अनुराग ठाकुर के हाथों। इसके अलावा आपको बता दें कि आंतरिक एथलीटों को गोल्डन बूट्स भेंट करने का भी कार्यक्रम है। अनुराग ठाकुर के हाथों उनको ये गोल्डन बूट्स जो है वो दिए जाएंगे, भेंट किए जाएंगे। तो इंटरएक्टिव सत्र में शामिल होने के लिए अनुराग ठाकुर केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। और अब एक बड़ी खबर, मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। रमजान महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए टाइमिंग जो है वो बदल दी है। रमजान में 1 घंटे पहले दफ्तर आने जाने की इजाजत जो है वो दी है। रोजा खोलने में सहूलियत के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, रमजान में 1 घंटे पहले दफ्तर आने जाने की इजाजत दी गई है और रोजा खोलने में सहूलियत के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि आप अगर दफ्तर आते हैं, अगर आप मुस्लिम कर्मचारी हैं, तो आप जो है रोजा खोलने में सहूलियत के हिसाब से आप 1 घंटा पहले आ सकते हैं और आप 1 घंटा बाद भी पहले भी जा सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब आपके जो ड्यूटी के आवर्स हैं, अगर आप मुस्लिम कर्मचारी हैं और आप रोजा रखते हैं, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो आप 1 घंटे बाद भी आ सकते हैं अपनी ड्यूटी आवर्स के। और आपकी अगर ड्यूटी खत्म नहीं भी हुई है, मतलब शिफ्ट आपकी अगर पूरी नहीं भी हुई है, तो आप 1 घंटा पहले भी जा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। यूपी के ललितपुर में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। खेत से लेकर सड़क तक ओलों की परत जो है वो बिछी है। किसानों को फिलहाल भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर का यह हाल है, जहां पर आप देखें कि ओलावृष्टि से जो है पूरे खेतों में छिपी हुई है यहाँ पर, और जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब किसान जो है ऐसे में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो यूपी के ललितपुर में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेत से लेकर सड़क तक ओलों की परत जो है वो बिछी हुई नजर आ रही है। किसानों को इस ओलावृष्टि से भारी किल्लत हो रही है, भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
और उस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर यह अहम खबर है। आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, बेतिया में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है। मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में जाकर के सरेंडर कर दिया है। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप वही यूट्यूबर जिनके खिलाफ पिछले काफी दिनों से मामले जो थे वो दर्ज हो रहे थे, एफआईआर जो थी वो दर्ज हो रही थी और फर्जी वीडियोज अपलोड करने के आरोप इनके ऊपर लग रहे थे। सरकार को जबरदस्ती बदनाम करने के आरोप मनीष कश्यप के ऊपर लग रहे थे। हालांकि मनीष कश्यप लगातार ये आश्वस्त नजर आ रहे थे कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं, मैं बिहार का भला चाहता हूं और साथ ही साथ ये भी भविष्यवाणी वो लगातार कर रहे थे कि 2025 आते आते तेजस्वी यादव को बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे। सीधे तौर पर बिहार की समस्या उठा रहे थे लेकिन निशाना सरकार पर साध रहे थे। और अब कई एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लगातार मनीष कश्यप के ऊपर लटक रही थी, लेकिन मनीष कश्यप ने आज खुद से सरेंडर कर दिया। तो बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर, अहम खबर, मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।